हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मॉक पेपर 3 में करा रहा था आपको, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम देखेंगे और आपने बोला था थोड़ा सा डिटेल में कराना है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में करूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, तो उसके लिए आपको कुछ भी करिए, आप 1.5 की स्पीड पे देखिए। टाइम अगर आपका इसमें जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो ये चीज सही नहीं रहती है। तो अगर थोड़ी सी बड़ी भी वीडियो हो जाए तो उसे पेशेंस रख के देखिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रांसीसी राष्ट्रगान ला मार्शलाज की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि आपने जब एनसीईआरटी देखी तो उसमें रूसी क्रांति आई थी और उसमें एक राष्ट्रगान की बात की गई है और उसमें एक क्वेश्चन बना है। इस वजह से फ्रांसीसी राष्ट्रगान के बारे में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया जो आपको पता होना चाहिए। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको कि जो ला मार्शलाज था वो फ्रांसीसी राष्ट्रगान था और किसने लिखा था? क्लाउड जोसेफ ने ये लिखा था। और ये कब से लागू था? पहले तो ये क्रांतिकारियों की तरह ही था, जैसे रूसी क्रांतिकारियों के लिए था वो गीत, वैसे ही ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के लिए था। ये 1792 से स्टार्ट हुआ था और बीच में जितने भी राजा आए थे उन्होंने इसे बंद करने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि ये क्रांतिकारी के लिए था। ठीक है, फिर लास्ट में अंतिम रूप से इसे 1879 में 1879 में इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था और तब से ये फ्रांसीसी राष्ट्रगान की तरह काम कर रहा है। तो क्लाउड जोसेफ का नाम आपको याद रखना है, ला मार्शलाज आपको नाम याद रखना है, फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है, राष्ट्रगान है और 1879 से ये लगातार चल रहा है और राष्ट्रगान के रूप में कार्य कर रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क किसके वास्तुकार थे? अब वास्तुकार के बारे में मतलब आर्किटेक्ट के बारे में बात की जा रही है। किसके मतलब किससे रिलेटेड थे? ये फ्रांसीसी राष्ट्रवाद से रिलेटेड थे क्या? इतावली एकीकरण से थे, जर्मन एकीकरण थे या ब्रिटेन के एकीकरण से थे? तो अगर आपको पता होगा कि आपको क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि इतावली तो हो ही नहीं सकता और ब्रिटेन का हो ही नहीं सकता, जर्मनी का हो सकता है या फ्रांसीसी हो सकता है। ठीक है, और फ्रांसीसी आपने पढ़ा था, उसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो है जर्मन का। ठीक है, तो जर्मन के थे ये, एकीकरण के वास्तुकार थे जर्मन एकीकरण के। ठीक है, और ये प्रसिया का जब युद्ध चल रहा था ना, इन्हीं देशों से जितने भी देश थे, जैसे ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क था, तो इनसे प्रसिया का युद्ध चल रहा था और बाद में प्रसिया जीत गया था। उसके बाद प्रसिया का एकीकरण हुआ, जिसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ था। ये एक प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या थे? एक प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। आपको क्लियर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चले हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है, सही कथन अंकित कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, फिर भी मैं बताऊंगा। बोल्शेविक रूसी समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी के अल्पसंख्यक समूह के हैं। तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। एक तो बोल्शेविक के बारे में दी हुई है, इसके बारे में क्या कह दिया है? रूसी समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी, पहला ये इंफॉर्मेशन, और दूसरा अल्पसंख्यक समूह। ठीक है, ये 2 इंफॉर्मेशन है। दूसरा क्या कह रहा है? मेंशेविक रूसी समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत समूह थे। तो इसमें भी 2 इंफॉर्मेशन है। पहली ये मतलब एक दल के बारे में बात किया गया है और समूह कौन सा है उसके बारे में बात की गई है। इन दोनों के बारे में ही आपको देखना है। और ये बात जब मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था तब मैंने बताया था, जो बोल्शेविक है और मेंशेविक है, ये दोनों रूसी समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य तो हैं, इसी में से निकल के अलग हुए थे। लेकिन यहां पर एक चीज गड़बड़ हो गई है। मैंने क्या बोला था? जो मेंशेविक थे वो कौन थे? वो थे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। ठीक है, और ये जो बोल्शेविक थे वो बहुसंख्यक थे। तो अब आपको समझ में आया कि क्या हो गया है, गड़बड़ क्या हो गई है? गड़बड़ ये हो गई है कि मेंशेविक और बोल्शेविक का उल्टा लिख दिया गया है तो दोनों ही रूसी समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही सदस्य, लेकिन अल्पसंख्यक समूह और बहुमत समूह ये गड़बड़ हो गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब जैसे इसका बारे में बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, 1898 में गठन हुआ था इसका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ही ये जो पार्टी थी ये कौन सी विचारधारा से लिप्त थी? ये मार्क्सवादी विचारधारा का पालन करती थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेंशेविक जो 1898 में अलग हुआ
ये अल्पसंख्यक समूह का था और बोल्शेविक बहुमत समूह का था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब ये भी आपको याद रखना है कि मेंशेविक और बोल्शेविक का नेतृत्व कौन कर रहे थे। अब मैं एक ऑप्शन देता हूं आपको, लेनिन। जो लेनिन है वो बोल्शेविक के हैं या मेंशेविक के हैं, आपको आंसर बताना है। क्या डालेंगे आप, 23 पॉइंट। अब यहां पर मैंने आपसे पूछा कि लेनिन किसके सदस्य थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको बताना है कि बोल्शेविक के हैं या मेंशेविक के हैं। समझ में आया ना किस तरीके से करना है। तो 23 पॉइंट करके लेनिन डैश करके आपको आंसर बताना है कि क्या है इसका आंसर। आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं अभी यहां पर लगा दे रहा हूं आई टैब, जिसमें आपको क्लास मिल जाएगी, वो क्लास आप देखिए। ओके, अगर देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर, इसमें दो कथन दिए गए हैं और मतलब एक कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और बताना है कि सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने केबीएस में देखे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध बढ़ता हुआ क्रोध इस प्रकार भारतीयों के विभिन्न समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के लिए साझा संघर्ष में एक साथ ला रहा था। अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अपने देश में जो औपनिवेशिक सरकार चल रही थी। किसकी चल रही थी, ब्रिटेन की औपनिवेशिक सरकार चल रही थी, और इनका क्या चल रहा था, विरोध चल रहा था। और विरोध किस लिए चल रहा था, क्योंकि ये सभी लोगों का अत्याचार कर रहे थे। अब जब लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है तो उन्हें एक ही व्यक्ति का जब विरोध करना हो तो जो सहन करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, अपना एक समूह बनाएंगे कि हमारा एक ही दुश्मन है। कौन है, ब्रिटिश सरकार है, औपनिवेशिक सरकार है। तो ये तो आपको सही दिख रहा है कि समूहों को एकत्र किया गया और स्वतंत्र साझा के लिए संघर्ष करने की बात हो रही थी। कथन तो सही है, लेकिन इसका कारण भी देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा विविध समूहों को किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित किया जाता था, ये बात भी सही है। कि इसका कारण क्या है, अब देखिए जैसे हम आप सभी लोग हैं, अभी DSSS भी आपका एग्जाम नहीं ले रही है, तो आप सभी मिलके, कोई आपका SST का होगा, कोई इंग्लिश का होगा, कोई हिंदी का होगा, आप कौन है, सब अलग अलग है, लेकिन अभी सबका एग्जाम नहीं ले रही है DSSS भी। तो आप क्या करेंगे, सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे, सबको प्रताड़ित कर रही है DSSS भी। अब आप DSSS के खिलाफ एक मोर्चा निकाले, वो मोर्चा आपका शांति प्रिय होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आपको आजादी तो है अभिव्यक्ति की, लेकिन इस तरह की नहीं है कि आप विरोध कर सकें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप शांतिपूर्ण मोर्चा निकाल सकते हैं। और वो मोर्चा आप क्यों निकालेंगे, क्योंकि आप सभी को प्रताड़ित किया गया है, यही अंग्रेज कर रहे थे, सभी समूहों को किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए वो एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम करना शुरू किया, संघर्ष किया औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ। समझ में आ रहा है कि कारण क्यों सही है। अब इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर इसका सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। 25 क्वेश्चन नंबर पर चलें। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से ओलंप दे गोज, ओलंप दे गोज के बारे में आपको पता होगा, एक महिला है, आपके एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में ही दिया हुआ है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में। ओलंप दे गोज एक महिला थी, ये फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड थी। ठीक है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि कौन कौन से सही है। वह क्रांतिकारी फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला थी। अब ये तो आपको पता है कि एक महिला थी जो सक्रिय रूप से काम कर रही थी, किसमें काम कर रही थी, फ्रांसीसी क्रांति में काम कर रही थी। और ये कब उभरकर सामने आई, जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई 1789, आपको डेट याद होगी, फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने पुरुष और नागरिक अधिकार की घोषणा की थी। पुरुष और नागरिक अधिकार आपको याद है ना, पिछली बार मैंने बताया था, तो पुरुष और नागरिक अधिकार की घोषणा कर दी। अब यहीं पर सक्रिय हुई ये महिला और इन्होंने कहा कि केवल पुरुष को ही आप क्यों देख रहे हैं, महिलाओं को क्यों नहीं देख रहे। तो इन्होंने एक और विचार निकाला, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अब इसमें महिलाओं की बराबरी की गई थी पुरुषों से, महिलाओं को भी समान अधिकार देने की बात की गई, इसलिए ये महत्वपूर्ण महिला हो गई राजनीतिक क्रांति में। तो पहला तो आपको सही दिखाई दे रहा है, वह उस समिति के सदस्यों में से एक थी जिसने पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा का मसौदा तैयार किया था। ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर ये उसकी सदस्यता होती तो क्या होता, ये भी
उस समय पर विरोध करते हैं कि नहीं, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र नहीं आपको निकालना चाहिए, आपको नागरिक अधिकार घोषणा पत्र निकालना चाहिए, पुरुष नहीं, या तो पुरुष और महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र होना चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए। ये तो हो नहीं रहा है, ये विरोध कर रही हैं। तो ये बाद में आई थी, पहले नहीं आई थी। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र उस समिति ने पास भी कर दिया था, वो लागू हो गया था, उसके बाद ये महिला सामने आई। तो दूसरा ऑप्शन आपको गलत होते हुए दिख रहा है, ठीक है। उसने महिला और नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी, यही बात तो हम शुरू से कर रहे हैं, उन्होंने ही महिला और नागरिक अधिकार की घोषणा की थी। तो पहला और तीसरा आपको सही होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इससे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब पहला और तीसरा आपका सही है। समझ में आया डिटेल में। अब 1789 से एक पॉइंट और रिलेटेड है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहां से मिला है हमें फ्रांस की क्रांति से ही मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये किसका विरोध कर रहे थे, आपको एस्टेट पता होना चाहिए, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, कौन कौन से थे, कौन कौन इसमें भाग ले रहे थे। तो ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में है, रिवीजन आप कर रहे होंगे। 100 डेज का प्लान है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही अगर आपने शुरुआत की होगी तो जरूर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब यहां तो आपके लगभग खत्म हो गए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, स्टार्ट होते हैं आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन, भूकंप का अधिकांश केंद्र किसके साथ स्थित है। अब यहां पर आपको याद रखना है, जो केंद्र है ना, केंद्र को फोकस कहते हैं, तो इंग्लिश में ही आपको याद रखना है, जो अर्थक्वेक का फोकस होता है तो वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। लोकेटेड कहां पर होता है, ज्यादातर लोकेटेड कहां पर होगा, अभिसरण प्लेट सीमा के पास होगा, मैदानी इलाके में होगा, रूपांतरित सीमा के पास होगा, या अपरदित पर्वत के पास होगा, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो भूकंप है वो भूकंप कहां कहां आता है। कुछ चीजें हैं, 3 जगह हैं पूरे वर्ल्ड में, 3 जगह सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। एक तो आपको पता होगा रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, प्रशांत परिप्रशांत जो क्षेत्र है उसमें आपको भूकंप मिलेगा। दूसरा अगर आप देखें तो आपको यहां पर भूकंप मिलेगा, वो कौन सा एरिया है, ये आपका यूरेशिया का एरिया है, यूरोप और एशिया, भारत के हिमालय से होते हुए इधर की तरफ म्यांमार के तट से इस जगह पर मिलेगा आपको, ठीक है। यहां म्यांमार नहीं होगा, इस जगह पर कहीं जाके म्यांमार होगा, तो यहां पर आपको भूकंप मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट की ही बात करें, इन दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस जगह पर अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो उसमें आपको पता चलेगा यहां पर 2 प्लेटें हैं और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही हैं, मतलब सबडक्शन हो रहा है, ठीक है। 2 प्लेटों का सबडक्शन हो रहा है, उस जगह पर भूकंप आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिलेंगे। तो 80% जगह ऐसी है जहां पर भूकंप आपको मिल रहे हैं, और वो सीमा कैसी है, वो आपकी कन्वर्जेंट सीमा है, कन्वर्जेंट प्लेट है, बाउंड्री है, अभिसरण प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। मैदानी इलाके आपको नहीं मिलेंगे, जैसे हिमालयी क्षेत्र के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको भूकंप के केंद्र नहीं देखने को मिलेंगे। भूकंप बेशक वहां आते हैं लेकिन केंद्र आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर रूपांतरित प्लेट सीमा की बात करें, ट्रांसपोर्ट प्लेट सीमा की बात करें, तो 2 प्लेट है, अगर एक समान दिशा में चल रही हैं तो यहां पर तो भूकंप आते ही नहीं है। बेशक भूकंप आते हैं, अगर वो दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत चल रही हो तब भूकंप आएगा, लेकिन मोस्टली भूकंप, अधिकांशतः भूकंप की बात की जा रही है तो कहां मिलेंगे आपको, अभिसरण प्लेट सीमा पर भूकंप मिलेंगे। अपरदित पर्वत, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, या फिर तो भूकंप कहीं पर भी आ सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आपका 26वां क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन नंबर। ये किसके बारे में बात कर रहा है, 27वां क्वेश्चन नंबर आपके ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बात कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, और पूछ रहा है कि 3 आपको दिए गए हैं स्टेटमेंट, उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, यह पृथ्वी के वायुमंडल के लिए हानिकारक है। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तीनों पढ़ देता हूं। यह पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कौन कौन से सही हैं। तो अगर मैं पहले ग्रीन हाउस के बारे में पूरा बता दूं तब आपको ये करना आसान होगा, क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ग्रीन हाउस शब्द है, पहले तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये एक घटना है, मौसमी घटना है। और मौसमी घटना किस तरीके की होती है, अगर आप पृथ्वी के बारे में बात करें, ठीक है, और पृथ्वी का ये क्या है, ये आपका वायुमंडल है। वायुमंडल में जब सूर्य से ऊष्मा आती है और ये ऊष्मा वायुमंडल में अटक जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, बाहर नहीं निकलेगी, ये
अटक जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो वायुमंडल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, वो प्रभाव एक उत्पन्न करेगा, उसी प्रभाव को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। समझ में आया, ये चीजें हैं। अब ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं। पहले तो जब ग्रीन हाउस प्रभाव बनेगा तो उससे क्या होगा, हमारा वायुमंडल गर्म रहेगा। अगर ऐसा ना हो, ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो, तो वायुमंडल में गर्मी रुके ही नहीं और रात के समय मौसम इतना ठंडा हो जाएगा कि यहां पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। ये जीवन के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न करेगा। तो इससे आपका पहला ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा कि पहला ऑप्शन गलत है, वायुमंडल के लिए हानिकारक नहीं है, ये लाभदायक है। तो पहला हम गलत कर सकते हैं। अब बात करते हैं तापमान की। मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ये पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, गर्म रखता है मतलब तापमान में तो वृद्धि कर रहा है। लेकिन तापमान में औसत बनाए रखता है, ये औसत से अधिक वृद्धि जब होती है तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना अलग चीज है और आपका ग्रीन हाउस प्रभाव अलग चीज है। ग्रीन हाउस प्रभाव आपके औसत तापमान को बनाए रखता है। तापमान होना चाहिए तभी तो हम लोग जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो तापमान होना चाहिए, उसके लिए ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। लेकिन औसत तापमान में जो वृद्धि हो रही है वो किसका प्रतीक है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रतीक है। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव औसत तापमान में वृद्धि को नहीं दर्शाता है। वो कौन दर्शाता है, ग्लोबल वार्मिंग दर्शाता है। अब इसके लिए कुछ गैस हैं, कौन कौन सी गैस हैं जो इस तापमान को बना के रखती हैं। एक तो आपको सबसे बड़ी, मैं ऊपर से नीचे तक बताता हूं, एक तो आपको याद रखना है CO2, CO2 के बाद आपको याद रखना है मीथेन, मीथेन के बाद आपको जलवाष्प। अब ये तो जो लिखी हुई है वही तीन चीजें हैं। इसके बाद आपको N2O मिलेगी, N2O। इसके बाद आपने HFCs नाम सुना होगा, HFCs, वो गैसेस आपको यहीं पर मिलेंगी। इसके बाद आपने SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस का नाम भी सुना होगा, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो कुछ ग्रीन हाउस गैस के मैंने नाम भी बता दिए कि अगर ऑप्शन में आए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो आपको पहचानने में आ जाए। ठीक है, तो कुछ गैसेस मैंने बता दी। बाकी की ये जो तीन गैस है ये प्रमुख गैसेस है। आपको जलवाष्प भी मिलेगा, जलवाष्प में आपको कंफ्यूजन होगा, तो जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी रोकता है। ठीक है, तापमान को रोकता है, इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। और जब तीसरा सही होगा तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 3 आपका सही है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की 28, ये क्या कर रहा है, एलिफेंटा हवाएं नम हवाएं हैं, ये तो इसने बता दिया, एलिफेंटा हवाएं नम हवाएं हैं जो मानसून के मौसम में किस तट पर, ये स्थान का नाम है, के साथ चलती हैं। क्या मालाबार तट पर चलती हैं, उत्तरी मैदान पर चलती हैं, दक्कन के पठार में चलती हैं, या सहारा रेगिस्तान में चलती हैं। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह है, एलिफेंटा। एलिफेंटा हवाएं दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एलिफेंटा हवाएं कौन सी हैं, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। ठीक है, दक्षिण मतलब साउथ और साउथ ईस्ट हवाएं हैं। ये कहां से चलती हैं, ये मालाबार तट पर चलती हैं। और कब चलती हैं, ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में चलती हैं मालाबार तट पर। और इसी से ही क्या होता है, दक्षिण पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। मानसून की शुरुआत किनसे होती है, एलिफेंटा हवाओं से ही होती है। तो अब आपको ऑप्शन तो मिल गया कि मालाबार तट है। अब उत्तरी मैदान में कौन सी चल रही है, दक्कन के पठार में कौन सी चल रही है, सहारा रेगिस्तान में कौन सी हवाएं चल रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये नहीं आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि प्रमुख हवाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सारी कुछ प्रमुख हवाएं हैं, जैसे चिनूक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर हवा, एक आपका नाम हरमट्टम आपने सुना होगा, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया, आपका जीएस में आया है। तो इस तरह से जो प्रमुख हवाएं हैं, लू आपकी कहाँ चलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको खुद निकालनी है। आप अगर डालेंगे गूगल पे तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा वहां पर। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां पर आपको सारी PDF मिलती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें, 29 क्वेश्चन नंबर। ये क्या कर रहा है, खादर और भागर
किस प्रकार की मृदाएं हैं? मखराल मृदा, रेगुर मृदा, उर्वर मृदा या तटवर्ती मृदा? कौन सी मृदा है? अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी जो ज्योग्राफी के पीवाईक्यू एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम शिवालिक के गिरिपाद पर जाए तो आपको 4 तरह की मृदाएं मिलती हैं, तराई, बांगर, भावर और खादर। ये मैंने बताया था। और भावर और खादर है वो आपको लास्ट में मिलेंगी। और किस जगह पर मिलेंगी? जब एक नदी बह रही होती है और ये तटवर्ती क्षेत्र में आके अपना डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा के आसपास मतलब नदी के चारों ओर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्र पे हम डिवाइड करें और ये वाला क्षेत्र है, 2 क्षेत्र हमने बना लिए, एक क्षेत्र ये, एक क्षेत्र ये। तो ये एक क्षेत्र है, पहला क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र ये है। तो दूसरे क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी? खादर मृदा मिलेगी। और खादर मृदा कैसी मिलेगी? ये कौन सी मृदा है? पूरी ही, पहली और दूसरी पूरी ही जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होगी वो आपको भांगर मिलेगी। इससे आपका क्या ऑप्शन हो गया? तट पर जो मिल रही है तो वो मृदा कौन सी होगी? तटवर्ती मृदा होगी, भांगर और खादर। ठीक है, अब इसके बाद रेगुर मृदा आपको पता होगी। रेगुर मृदा काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहते हैं। और इसके बाद जो मरखान होती है वो लाल मिट्टी का एक रूप है। उर्वर मृदा, ये उर्वर मृदा तो मतलब कोई भी मृदा हो सकती है। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आपको समझ में आया, जो मखराल है ये लैटराइट मृदा, लैटराइट। तो अब आपको याद रहेगा, रेगुर मृदा काली मिट्टी होती है, तटवर्ती मृदा खादर और बांगर होंगी, उर्वर मृदा तो कोई भी मृदा हो सकती है जहां पर अच्छी उपज हो, जैसे आपकी खादर मृदा ही उर्वर मृदा है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर काली मिट्टी देखी जाए तो ये भी उर्वर मृदा है। तो इससे आपका ऑप्शन नहीं बनता है, तटवर्ती मृदा आपका सही है, खादर और भांगर। समझ में आया? और नहीं समझ में आया पहले तो वो वाली क्लासेस देखिए। ठीक है, सारी पीवाईक्यूज की क्लासेस देखिए, लगभग 140 क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसमें। ठीक, तो इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अल मसूदी बगदाद के एक अरब खोजकर्ता थे जिन्होंने मानसून शब्द को गढ़ा था। अल मसूदी का नाम तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया था? अरबी शब्द, एक मौसिन शब्द था, एक वो आपको याद है, मौसिन अरबी शब्द था और अल मसूदी का ही था जिसका अर्थ है मानसून। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन आपका सही है। और हेली का नाम भी आपने सुना होगा। हेली ने क्या समझाया था? मानसून महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊष्मीय अंतर का परिणाम होता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अगर आपने मानसून के बारे में पढ़ा है। मानसून के बारे में पूरा चैप्टर दिया हुआ है और 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी है। तो मानसून का ऊष्मीय अंतर का प्रभाव क्या है आपको मैं बताता हूं कि जब ये क्या है, ये आपका भारत है। ठीक है, और भारत और यहां पर क्या है? ये हिंद महासागर है आपका 0 डिग्री। अब क्या हो रहा है? इस जगह पर यहां पर आपका क्या हुआ? हाई प्रेशर बन गया और इस जगह पर आपका क्या हुआ? लो प्रेशर बन गया। अब हवाएं किधर चलती हैं? हवाएं हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की ओर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊष्मीय अंतर है, ऊष्मा का प्रभाव है। यहां पर गर्मी अधिक हो गई और गर्मी अधिक होने के कारण यहां की हवाएं क्या हो रही हैं? ऊपर उठ रही हैं, जिसकी वजह से लो प्रेशर बनना है और यहां की हाई प्रेशर की हवाएं क्या करेंगी? लो प्रेशर की ओर जाएंगी। ये ऊष्मीय अंतर हो गया। यहां पर ठंडा मौसम है, इस जगह पर गर्म मौसम है। तो इस वजह से ये वाला जो था पॉइंट वो क्या हो रहा है? अब लौटता मानसून कैसे होता था? लौटता मानसून सर्दियों का टाइम था। सर्दियों के टाइम में यहां पर क्या बन गया? यहां पर हवाएं नीचे बैठ रही हैं, सर्दियों का मौसम है, हवाएं नीचे बैठेंगी तो यहां क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। और इसके ही सापेक्ष अगर यहां देखा जाए तो यहां क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया। तो अब हवाएं नीचे जाएंगी, समुद्र की ओर जाएंगी, मतलब भारत से नीचे की तरफ जाएंगी। तो ये क्या है? लौटता मानसून है। यही बताया था आपको एडमंड हेली ने और ये समझाया था, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मानसून की जो पवनें हैं केवल ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम नहीं करती हैं। एकदम से जो बहुत तेजी से बारिश होने लगती है उसके बारे में ये सही तरीके से बता ही नहीं सकते थे। ठीक है, और मानसून का जो टूटता है, मतलब मानसून में रुकावट होती है, रुकना, मानसून का रुकना, बीच में एक टाइम आता है जहां पर मानसून रुक जाता है। ठीक है, बारिश नहीं होती है, उसके बारे में इनको नहीं पता, इसके बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती थी। और कमजोर मानसून के बारे में भी इन्होंने व्याख्या नहीं की कि कमजोर मानसून क्या है, तेज मानसून क्या है, मानसून अच्छा कब होगा, कमजोर कब होगा, लालीना और एलनीना आपको पता होगा। ये चीजें इन्होंने नहीं बताई। इस वजह से इनका जो
सिद्धांत है वो सिद्धांत कुछ ज्यादा प्रभावकारी नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर ऊष्मीय अंतर के परिणाम के कारण मानसून की बात की जाए तो क्या है, एडमंड हैली का ही ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इससे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों ही मैंने बता दिए, थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी मैंने बता दी, बाकी का डिटेल क्लास होगी तो उसमें हम और अच्छे से करेंगे। मॉनसून छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। जब उत्तर प्रदेश में होता है तो ये वाला ऑप्शन तो हम काट ही देंगे। उत्तर प्रदेश के बाद कहां होता है, मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद कहां है, कहीं पर भी नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन कट गए। अब ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसके बाद पंजाब और राजस्थान, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके पूरे खाद्यान्न के ऊपर दी हुई है। कितनी फसल उपजाई जा रही है, कौन से राज्य में उपजाई जा रही है, कहां पर है, किस तरीके से है, ये सारी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जो आपको पढ़नी है, और नए डाटा के साथ, ठीक है। पुराने डाटा के साथ भी है कुछ, लेकिन आपको नए डाटा के साथ देखनी है तो वो पीडीएफ पूरी देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रेक्षक द्वारा तारों के क्षितिज के लंबवत ऊपर उठते हुए देखा जाता है तो वह किस स्थिति पर खड़ा हुआ है, ये पूछा गया। कौन सी स्थिति पर खड़ा होगा वो, जिससे ये पता चले कि तारों के क्षितिज के लंबवत देखे। वो तारों का क्षितिज क्या हो गया, मान लीजिए जैसे आपकी ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये क्या है, भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा ये तो पृथ्वी की हो गई, ठीक है। अब अंतरिक्ष की भूमध्य रेखा क्या हो गई, अंतरिक्ष की भूमध्य रेखा भी हम पृथ्वी के सापेक्ष ही मानते हैं। ये आपका पूरा अंतरिक्ष है, ठीक है। तो इसमें ये वाली जो भूमध्य रेखा हमने बनाई, यही भूमध्य रेखा हम मान लेंगे ये अंतरिक्ष की भूमध्य रेखा है। अब इस भूमध्य रेखा पर हम कहीं पर देखेंगे तो तारों के सापेक्ष हम लंबवत स्थिति में आ जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि आपको भूमध्य रेखा किसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। अगर प्रेक्षक के अकॉर्डिंग बनाएंगे आप तो किस जगह पर प्रेक्षक को खड़ा करेंगे जिससे आपको लंबवत देखने पर तारे दिखाई दे, ठीक है। तो वो क्या है, भूमध्य रेखा है आपकी, ना कर्क रेखा है ना मकर रेखा है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आपके प्रयोगात्मक वाली जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें आपको सही तरीके से आपको मिल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नहीं पूछा गया है इसमें। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, ये तो बिल्कुल सही है। पहला कौन सा, अगर दूसरा ये सही है तो पहला कौन सा है, पहला है चीन, ठीक है। अगर फलों के बारे में बात की जाए तो ज्यादातर आपको आंसर चीन ही मिलेगा, चीन के बाद ही भारत उत्पादक है ज्यादातर। आप वो वाली लिस्ट देखें तो उसमें आपको समझ में आएगा। दूसरा, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, यहां पर भी ये ऑप्शन गलत है। अब मैं यही बता दे रहा हूं कि ऑप्शन गलत है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। यहां पर भी पहला सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा है। दूसरा, अगर मैं यहां लिख दूं दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पहला चीन ही है, ठीक। इसके बाद फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन। अगर हमें यहां पर कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, मसाले में को भी बागवानी के अंतर्गत लाया जाता है। फलों का कहां बागवानी होती है, अगर आप साउथ में देखें, तमिलनाडु के क्षेत्र में देखें तो वहां पर क्या है, केले का उत्पादन हो रहा है, सब जगह का उत्पादन हो रहा है ना, तो केले ये क्या है, ये बागवानी करते हैं, ठीक है। और वहीं पर मसालों का उत्पादन हो रहा है वहां पर, तो ये सब बागवानी में आएगा, सब्जियों का उत्पादन बागवानी में आएगा। तो ऑप्शन ये वाला सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इससे आपका दूसरा ऑप्शन सही मिल गया, ठीक है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्चुअल है ये तो पूरा ही आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए सही कथन का चयन कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, जनसांख्यिकीय संक्रमण, ये क्या होता है, इसका अत्यधिक विस्तृत चरण जनसंख्या विस्फोट का चरण है। पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा, जीवन प्रत्याशा मृत लोगों का औसत है। कौन कौन से इसमें सही है। अब बात करें, पहले मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं, ये छोटा है तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, जीवन प्रत्याशा होती है जीने की इच्छा। मतलब अगर कोई व्यक्ति है
ठीक है, अगर किसी भी एक पुरुष वर्ग की पूरे की बात की जाए, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सभी पुरुष वर्गों को आप देखेंगे, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है 80 साल तक जी रहा है, कोई व्यक्ति है 60 साल तक जी रहा है, कोई व्यक्ति है 70 साल तक जी रहा है, फिर कोई व्यक्ति है 80 साल तक जी रहा है। तो ये क्या है, उसके जीवन जीने का एक पूरा वर्ष है, ठीक है, कितने वो वर्ष तक जीवन जीता है। इसका अगर हम औसत निकाल लें तो उन व्यक्तियों का औसत क्या कहलाएगा, जीवन प्रत्याशा कहलाएगा। तो जीवन प्रत्याशा की परिभाषा में तो मृत लोगों के बारे में बात नहीं की जा रही है, ये क्या किया जा रहा है, ये उन लोगों के जीवन जीवित रहने के वर्षों का औसत है। समझ में आया? तो इससे महिला और पुरुष की जीवन प्रत्याशा देखी जाती है। अब यहां पर ही मैं एक फैक्ट बताऊं, अगर हम वुमेन की बात करें तो इसकी वुमेन की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 70.2 ईयर है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम मैन की बात करें तो ये 70 से भी कम पड़ती है, आपकी 68 पॉइंट कुछ है, ये आप याद रख मतलब देख लेना, 68 लगभग है, ठीक है। तो ये इतनी है, मैन की आपको कम मिलेगी, वुमेन की आपको जीवन प्रत्याशा ज्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं, इससे आपका दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाता है, ठीक है। अब पहले की बात करते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण। अब जनसांख्यिकी संक्रमण क्या होता है, अगर हम बात करें जन्म दर, मृत्यु दर, उसके साथ साथ प्रजनन क्षमता, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण में आती हैं। और ये दर्शाता क्या है, ये आर्थिक और सामाजिक रूप से, अगर मैं यहीं पर लिखूं आर्थिक प्लस सामाजिक रूप से विकास हो रहा है और उस समय जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाता है। जनसंख्या परिवर्तन, जनसांख्यिकी संक्रमण क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास के चरण में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन, ये दर्शाता है। कौन दर्शाता है, जनसांख्यिकीय संक्रमण। और जब किसी भी देश में आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा होता है तो आपको दो स्थितियां देखने को मिलेंगी, एक तो जन्म दर देखेंगे, जन्म दर, ठीक है, और दूसरा देखेंगे मृत्यु दर। अब इन दोनों दरों की अगर हम गणना करें तो सबसे पहले हम प्रारंभिक स्थिति की बात करें, यहां पर क्या होगा, जब व्यक्ति को ज्यादा सामाजिक विकास नहीं हो रहा हो तो वहां पर जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर भी अधिक होगी, तो ये दोनों चीजें टॉप पर होती हैं। फिर धीरे धीरे करके जन्म दर बहुत समय बाद कम होती है जब आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास चरम पर होते हैं और मृत्यु दर घटना शुरू हो जाती है। तो मृत्यु दर पहले कम होगी, क्यों, क्योंकि सामाजिक विकास हुआ, हमारे यहाँ पर अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं आने लगी, हमने कुछ अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिए, सरकार द्वारा इसका सहयोग किया गया, मृत्यु दर को कम किया गया। जब मृत्यु दर को कम किया जा रहा है तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, ये वाला पॉइंट बनाऊं और एक यहाँ पर पॉइंट बनाऊं, ठीक है, तो ये जन्म दर वाली लाइन है और जन्म दर वाली लाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगी और मृत्यु दर भी यहां से स्टार्ट होगी, ये उच्च है तो यहां से मृत्यु दर स्टार्ट होगी यहां पर और इस जगह पर कुछ इस तरीके से बनेगी। ये आपको बीच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या कर रहा है, यहां पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। क्यों जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, क्योंकि जन्म दर अभी उच्च है और मृत्यु दर बिल्कुल कम होती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यहां पर अत्यधिक विस्तृत चरण वाली अगर हम स्थिति को देखें तो यहां जनसंख्या विस्फोट हमें देखने को मिलेगा। इससे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35वां क्वेश्चन, मानचित्र पर 40 किलोमीटर जमीनी दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाने वाले मानचित्र के लिए आरएफ की गणना कीजिए। अब ये आपने पढ़ा होगा, अगर मानचित्र वाली बुक पढ़ ली होगी तो मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बता देता हूं कि आरएफ की गणना कैसे की जाती है। आरएफ की गणना करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर लिख देंगे जितने सेंटीमीटर हमारा दर्शाना है, ठीक है, और यहां पर हम लिख देंगे नीचे कितना है, तो 40 किलोमीटर है। अब 40 किलोमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो 1000 मीटर, मतलब ये मीटर में बदल गया, अब मीटर में 100 का और गुणा करेंगे तो क्या हो गया, ये सेंटीमीटर में बदल गया। अब यहां से ही 8 कर देंगे इसे और सीधे सीधे क्या निकलेगा, 1:1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 8 है, ठीक है।
अब इतना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 1 2 3 4 5 8, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, मैथमेटिक का क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है, जितने सेंटीमीटर आपको दर्शाना है वो आप ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना है आपका एरिया, उस एरिया को लिख लेंगे। दोनों की यूनिट को सेम करेंगे, जैसे ऊपर सेंटीमीटर में था तो नीचे भी हमने सेंटीमीटर में कर लिया, दोनों को काट के सॉल्व करके हमने बना लिया। समझ में आया, सीधे सीधे ऑप्शन है, आपको सीधे सीधे करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कौन से अक्षांश सही ढंग से मेल खा रहा है। बात करते हैं, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है, मतलब 82 सही, ये भी मैंने आपको बताया था। ये क्या लिखा हुआ है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पूर्वी लिखा हुआ है, तो 30 मिनट को हम क्या कहेंगे, 82.5 भी कह सकते हैं। तो ये 82.5 भी हम लिख सकते हैं, ये इस तरीके से, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये तो सही है आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करें, शीत कटिबंध 66.5 डिग्री, मतलब 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ और 66 डिग्री 30 मिनट साउथ से लेके ध्रुवों तक होता है। तो कटिबंध की अगर हम बात करें तो कटिबंध आपका इस तरीके से होता है, ये अगर 0 डिग्री लेकर चलें, फिर यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, 23.5 डिग्री लेके चलेंगे, उसके बाद यहां पर 66.5 डिग्री लेके चलेंगे, 66.5 डिग्री, और यहां पर आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें ये नॉर्थ है और साउथ सेम ही होता है, तो यहां पर आपका क्या मिलेगा, उष्ण कटिबंध मिलेगा, यहां शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा और यहां पर आपका शीत कटिबंध मिलेगा। ठीक है, तो 66.5 से 90 नॉर्थ और साउथ, मतलब ये भी आपका सही है। अब अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ है। अब यहां पर आपका एक कंफ्यूजन हो गया, जो आर्कटिक सर्कल है ये क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ आपका आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, ये आपका आर्कटिक आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ। अगर यहीं पर हम 66.5 डिग्री अगर बात करें, 66.5 डिग्री, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही मैं लिख देता हूं, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है। ये तो आपको पता होगा, ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद रोरिंग 40 डिग्री साउथ और 50 डिग्री साउथ के बीच में है, ये बात की जा रही है। तो रोरिंग 40 आपने पढ़ा होगा, रोरिंग 40 मतलब गरजता चालीसा। ठीक है, गरजता चालीसा आपने नाम सुना होगा, ऐसे ही है आपका गरजता गरजता चालीसा। ठीक है, उसके बाद प्रचंड प्रचंड 50, उसके बाद चीखता चीखता 60। ठीक है, ये आपके नाम है। ठीक है, तो 40 गरजता 40 मतलब 40 से 50 डिग्री साउथ में, ये सब चीजें साउथ में ही मिलती है। क्यों, क्योंकि साउथ में आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको समुद्र तल ही मिल रहा है, तो हवाएं जो होती हैं वो बिना अवरोध के ही चलती हैं। तो रोरिंग 40 आपको 40 से 50 डिग्री के बीच में ही मिलेगा, और प्रचंड 50 वो आपको कहां मिलेगा, 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में मिलेगा, और चीखता 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपका चौथा ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो आपका कौन सा सही हो गया, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाता है, और पहला दूसरा मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया, सब कुछ मैंने बता दिया, बाकी का आपको पता होना चाहिए। ये भी प्रचंड 50 और चीखता 60 ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कायांतरित चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। पहला है आपका, ये तब बनती है जब पिघली हुई चट्टान, मैग्मा या लावा ठंडा होकर जम जाती है। ठीक है, तो ठंडी होकर जब जम जाती हैं तब क्या आपके कायांतरित चट्टानें बनती हैं। अब यहां से ही आपकी मतलब चट्टानें बनने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये पृथ्वी की सतह है, यहां पर आपका मैग्मा निकला और बाहर बन के लावा बना, और लावा यहां पर बह गया। जब लावा बहा और लावा बहने के बाद ये जम गया, तो ये कौन सी चट्टान बनी, पहली, वो बनी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान बनी। ठीक है, तो पहला फॉर्मेशन क्या हो रहा है, आग्नेय चट्टान का हो रहा है। अब ये आग्नेय चट्टान क्या करेंगी, यहां पर दो प्रक्रियाएं काम करेंगी। एक तो प्रक्रिया यहां पर दबाव होगा, ठीक है, दबाव के कारण, या फिर आयतन और तापमान में वृद्धि के कारण, ये दो तीन चीजें काम करेंगी। तब यहां पर क्या होगा, कायांतरण, कायांतरण होगा। और इसके साथ दूसरी प्रक्रिया एक और इस पे काम करेगी, यहां पर पवन के द्वारा या फिर जल के द्वारा या
ऊष्मा के द्वारा क्या हो रहा है, इसका विघटन हो रहा है। विघटन होने के बाद मतलब ये अपर्दित हो रही हैं और अपर्दित होने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा के ले जाई जा रही हैं। कंकड़ पत्थर दूसरे स्थान पर जमा हो गए और जमा होने के बाद एक तीसरी चट्टान का निर्माण हुआ। जब जमा हो जाएंगे यहां पर ये एक साथ मिल जाएंगी तो वहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेंगी आपके अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान तो तीन तरह की चट्टान बनती है। तो पहली चट्टान जब द्रवित मैग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में आता है और लावा जमता है तो कौन सी चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है। तो पहला तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा, ये चट्टानें दाब, आयतन और तापमान की क्रिया के तहत बनती हैं। बिल्कुल अभी मैंने बताया आपको कि कायांतरित चट्टान पर क्या होगा, दाब पड़ेगा, आयतन में कमी होगी मतलब ऊपर से दाब बढ़ रहा है और तापमान में वृद्धि होगी, अंदर के तापमान में वृद्धि होती है जिससे क्या होगा, तापमान के प्रभाव से रासायनिक क्रियाएं होगी तो उससे क्या होगा, कायांतरण हो जाएगा, चट्टान का कायांतरण हो जाएगा, रूप बदल जाएगा और रूप बदलने के बाद दूसरी चट्टान में निर्माण हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, कायांतरण। ये खंडित सामग्री के बसने की प्रक्रिया के कारण होता है। तो ये भी आपका तीसरा ऑप्शन आपका बता दिया, मतलब अवसादी चट्टान के बारे में ये बात कर रहा है, ना कि ये आपके कायांतरण चट्टान के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी गलत हो गया। अगर मैं यहां लिख दूं कि ये आग्नेय के बारे में है, आग्नेय के बारे में है और ये अवसादी के बारे में है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आपका केवल बी ऑप्शन सही है, केवल 2 आपका सही है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षितिज सतही मृदा के परत के रूप में जाना जाता है। सतही परत के बारे में मतलब सरफेस सॉइल के बारे में बात कर रहा है। तो सरफेस सॉइल आपको कहां मिलेगी, सबसे ऊपर मिलेगी। और सबसे ऊपर कौन सा क्षितिज होता है आपका, सबसे ऊपर ए होता है। तो ए में ही आपको मिलती है मृदा, वो कौन सी होती है, क्षितिज मृदा ए में ही मिलती है जो आपकी परत होती है, ठीक है। सतही मृदा मतलब सरफेस सॉइल आपको कहां मिलेगी, ए से ही मिलेगी। अब ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। तो इसकी एक मृदा की अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें ये पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कहां कहां आपकी मृदा बनती है, छोटे कंकड़ पत्थर कहां मिलेंगे, जहां पर फॉर्मेशन पूरा टूट जाता है, केवल चट्टानें ही मिलेंगी, जहां पर मृदा का कोई मतलब ही नहीं रहता है वो कहां होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे डिटेल वाली, तो उसमें हम बात करेंगे। बात करते हैं निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियों को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहां पर 4 आपके वनस्पतियां दी हुई हैं, ठीक है, और यहां पर इनकी विशेषता दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये विशेषताओं से लेकर चलेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और दलदली वन, ये आपको बताना है। तो मैंग्रोव, जो मैंग्रोव है, आप बात करिए मैंग्रोव कहां पाए जाते हैं। पहले तो आपको एक एग्जाम्पल सोचना है मैंग्रोव का। मैंग्रोव का अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो क्या आप सुंदरवन मान के चलेंगे, सुंदरवन। अब सुंदरवन आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा डेल्टा में, डेल्टा में, डेल्टा मिलेगा। डेल्टा कहां मिल रहे हैं आपको, गंगा का डेल्टा। गंगा का डेल्टा क्या है, ये आपका दलदली क्षेत्र। तो दलदली क्षेत्र मतलब दलदली वन। तो आपको समझ में आ गया कि डी का अगर हम वन मान के चलें तो आपको सही हो जाएगा। मैंग्रोव वन, सुंदरवन डेल्टा में मिल रहे हैं, डेल्टा दलदली क्षेत्र होता है, तो आपका पहला ऑप्शन डी से कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर, पौधे अधिकांश समय पत्ती रहित रहते हैं। अब हम उल्टा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसके सारी विशेषताएं देखनी पड़ेंगी, जबकि हम एक एक विशेषता देख के भी आंसर कर सकते हैं। यही तरीका होता है जल्दी आंसर करने का। तो पौधे अधिकांश समय पत्ती रहित रहते हैं। अब पौधे अधिकांश समय कहां पर पत्ती रहित रहेंगे, जिस जगह पर पानी कम हो तभी तो वो पत्तियां अपनी गिरा देते हैं जिससे पानी बाष्प बनकर ना उड़े। और यहां पर क्या होंगे, कांटेदार झाड़ियां होंगी, क्योंकि पत्ते नहीं रहेंगे, अधिकांश समय पत्ते रहित रहेंगे। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी 2 तरीके का हो सकता है। एक तो वहां पर पत्ते बहुत कम समय के लिए गिराए जाएं और फिर से नए पत्ते उग के आ जाएं, और दूसरी ये व्यवस्था कि वहां पर पत्ते रहें ही ना। तो पत्ते कहां नहीं रहते हैं, राजस्थान वाले एरिया में आइए, और राजस्थान वाले एरिया में आपको कटीले वन प्राप्त होंगे जहां पर पत्ते नहीं होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है ना, तो यहां पर हम लगा सकते हैं।
पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, मतलब पत्ते गिरते ही नहीं है। और पत्ते कहाँ नहीं गिरते? सदाबहार वनों में पत्ते नहीं गिरते। तो अगर यहां पर बात करें तो कहाँ है? सदाबहार वन। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। शुष्क मौसम में पत्ते गिर जाते हैं, मतलब एक समय पर पत्ते गिर जाते हैं, बाकी सभी समय पर पत्ते रहते हैं। पर्णपाती वन की बात कर रहा है तो फोर्थ यहां पर हो जाएगा। तो अब आप लगाइए ए का थर्ड कहां पर है? ए का थर्ड आपको इन दो ऑप्शन में तो नहीं है, तो यहां मिल गया। अब इसके बाद बी का फोर्थ आपको पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में मैं बताऊं क्या आपको? ये तो आपको पता ही होगा कि किस किस जगह पर प्राप्त हो रहा है, कहां कहां प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। क्या कह रहा है ये? भारत में गर्मी के मौसम में क्या होता है? गर्मी के मौसम की बात की जा रही है। गर्मी का मौसम कब? भारत में अगर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़े, मतलब 21 जून के बारे में ये बात कर रहा है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है किरणें, भारत में गर्मी है। और अगर दक्षिणी अनायन की बात करें तो वहां पर सर्दी का मौसम है। ठीक है, पहले ही ऑप्शन की बात कर रहे हैं, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान असामान्य नहीं होता है। मतलब ये क्या कह रहा है? असामान्य नहीं होने का मतलब है कॉमन होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है, थोड़ी सी भाषा को बदल दिया है। तो ये बोला है कि जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होता है वो सामान्य होता है। सामान्यतः 48 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान भी प्राप्त हो जाता है, इस तरह की बात कर रहा है। तो शायद ये सही हो सकता है। अगले ऑप्शन को देखते हैं। देश के उत्तरी भागों में उच्च दाब बना हुआ होता है। बिल्कुल गलत। अभी थोड़ी देर पहले मैं मॉनसून के बारे में बात कर रहा था और मैंने कहा था कि गर्मी, कर्क रेखा पर गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो क्या होगा? हवाएं ऊपर जाएंगी। जब हवाएं ऊपर जाएंगी तो यहां पर क्या बनेगा? यहां लो प्रेशर बनेगा। तो लो प्रेशर बनने की वजह से यहां पर क्या हो रही है? हवाएं ऊपर जा रही हैं। मतलब ये तो कहीं आपका हो ही नहीं सकता। उच्च दाब तो आपका नहीं होगा, लो प्रेशर होगा आपका, हाई प्रेशर नहीं होगा। बात करते हैं दक्षिण भारत। देश के बाकी हिस्सों की तरह गर्म ग्रीष्मकाल का अनुभव करता है। आपको एक पॉइंट याद होगा कि जो दक्षिण भारत की बात करते हैं तो ये क्या है? तटवर्ती क्षेत्र है। दक्षिण भारत तटवर्ती क्षेत्र है और तटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है? जो तापमान होता है वो औसत से कम ही रहता है। पूरे भारत के बारे में बात करें या कहीं पर किसी भी देश के बारे में बात करो तो पूरे देश में अगर हम देखें तो वहां के औसत तापमान से कम तापमान रहेगा तटवर्ती क्षेत्रों में। तो क्या ग्रीष्म काल में जो हम ऊपर, मतलब अभी नॉर्थ वाले एरिया में जो तापमान का अनुभव कर रहे हैं वो तटवर्ती क्षेत्र के लोग कर रहे होंगे? नहीं, वहां पर औसत से कम ही मिलेगा आपको। तो समानता का अनुभव नहीं होता, गर्म अनुभव नहीं करते हैं। तो दक्षिण भारत में बाकी देशों के बाकी हिस्सों से गर्म ग्रीष्मकाल नहीं होता है, ठंडा ही रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर ऊपर देखिए तो यहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान पहुंच जाएगा और यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही तापमान रहेगा। मुंबई के किसी व्यक्ति को, तमिलनाडु के किसी व्यक्ति को अगर आप ऊपर ले आएंगे, नॉर्थ में ले आएंगे गर्मियों में, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगले पे जाए। इस मौसम में वर्षा नहीं होती है, यह पूरी तरीके से शुष्क होता है। अरे भाई ये चीज भी आपको गलत देखने को मिल रही होगी। गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि बीच बीच में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो एक हवा आती है, वो कैसी होगी? धूल भरी आंधी आती है और अचानक से ही आपको बहुत ज्यादा तूफान जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। एकदम से बादल घिर जाते हैं, काले बादल। ठीक है, काले बादल जब घिर जाते हैं और बहुत तेजी से एकदम से बारिश करते हैं। हल्की बूंदाबांदी भी कभी कभी देखने को मिलती है जब गरजते हैं बादल और हल्की बूंदाबांदी करते हैं, तो बूंदाबांदी तो होती है। ठीक है, तो इस समय पर गर्मी के मौसम में आपको कहीं कहीं आपको बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और कभी कभी तो बहुत तेजी से बारिश होती है, काले बादल छा जाते हैं और तेजी से बारिश होती है, एक एक दिन तक बारिश चलती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इससे आपका ए ही ऑप्शन सही हो गया, जो पहले भी हमें सही लग रहा था कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड तो सामान्य घटना है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान तो हमें देखने को मिलता है। और अगर हम पिछली ही गर्मियों के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिली है। और हमारे अगर मौसम विभाग की बात करें तो उसने क्या कहा है, जो 2025 की जनवरी है वो अब तक की रिकॉर्ड गर्म जनवरी आपको देखने को मिलेगी। तो मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है और मार्च के महीने में ही आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। पिछली बार दिल्ली में तो तापमान इतना ऊपर बढ़ ही गया था। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार भी बहुत ज्यादा तापमान जाने की हम अनुमान कर सकते हैं कि तापमान
अच्छा खासा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी का मैंने डिटेल में करने की कोशिश की, जैसा कि आपको बताया था, आपने बोला था कि डिटेल में आप करिए, तो मैंने बनाई है। थोड़ी वीडियो आपकी बड़ी हो गई होगी, अब आप अपने ऊपर देखिए चलिए कि किस तरीके से आप इसको लेते हैं। आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर लग रही है तो लाइक करिए, अगर नहीं लग रही है तो डिसलाइक करिए, डिसलाइक करके मुझे बताइए कि क्या क्या मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, तो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।